नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। मुद्दा आपका में आज बात हाल ही में संपन्न हुई आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में सुरक्षा संबंधी पहलुओं, चुनौतियों और चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी ने भी कमांडरों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और हर तरह के यानी हर अप्रत्याशित घटनाक्रम और चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक संकट और संघर्ष से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तमाम मुद्दों पर चीन के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन देश को किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सेना पर पूरा भरोसा है। वहीं जनरल अनिल चौहान ने बदलते परिदृश्य के अनुकूल नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और सैन्य मामलों में व्यापक बदलाव की जरूरत बताई। इस सम्मेलन में शीर्ष कमांडरों ने मौजूदा और उभरती सुरक्षा परिदृश्यों, सेना की परिचालन तैयारियों, ऑर्गेनाइजेशनल जो रिस्ट्रक्चरिंग है उस पर, साथ ही लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मसलों पर भी विस्तार से बातचीत की है। सैन्य नेतृत्व ने रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष सहित जो तमाम भू रणनीतिक मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा की। सेना के शीर्ष कमांडरों का 5 दिन का सम्मेलन 16 से 20 तारीख तक नई दिल्ली में चला। मुद्दा आपका में आज आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और इसमें हुए मंथन के मुद्दों पर करेंगे चर्चा और विश्लेषण। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मुद्दा आपका में आज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ जी, जो कि डिफेंस और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सतीश दुआ जी, शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी कुमार सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत आपका सिवाच सर। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया सनसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। सतीश दुआ जी, शुरुआत आपसे। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझना चाहूंगी, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस को अगर समझा जाए तो क्या है? साल में 2 बार ये सम्मेलन होता है, अलग अलग नजरियों से हमें थोड़ा बताइए क्यों खास है ये। जी, जय हिंद सभी दर्शकों को, और थैंक यू फॉर मेरे को इस चर्चा में इनवाइट करने के लिए। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है कि ये आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है क्या। जैसे आपने कहा कि साल में ये 2 बार होती है, अक्टूबर और अप्रैल के महीने में। आ, जो टॉप लेवल के आर्मी कमांडर्स हैं उसमें आर्मी कमांडर्स तो शामिल हैं, यानी कि नॉर्दर्न आर्मी, वेस्टर्न आर्मी, ईस्टर्न आर्मी, सदर्न आर्मी वगैरह, ये सब आर्मी कमांडर्स होते हैं। इसके अलावा और सीनियर अफसर जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं आर्मी हेडक्वार्टर के, और ऐसे ऑफिसर्स वो भी शामिल होते हैं, और ये आपस में चर्चा करते हैं। करते क्या है, होता यह है कि एक तो 6 महीने का रिव्यू किया जाता है। 6 महीने में क्या हमारे साथ हुआ है और क्या हमने आगे की प्लानिंग करनी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों की जाती है इसमें। अ, जब रिव्यू कहते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने अभी घटनाक्रम क्या रहे हैं, विश्व की स्थिति क्या रही है, देश भर में ऑपरेशनल स्थिति क्या रही है, इसके अलावा कोई और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ऐसे वाली कार्रवाइयां अगर हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर में अगर आर्मी को मदद देने की जरूरत पड़ी है या संभावना हो सकती है, तो ऐसी सब ऑपरेशनल इश्यूज को हम रिव्यू भी करते हैं और आने वाले समय की उसमें चर्चा करते हैं। फिर जो जो भी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ऑपरेशनल हैं, लॉजिस्टिक हैं, हर हर प्रकार के जो ऑपरेशनल, वो आर्मी कमांडर्स को अवगत कराते हैं कि क्या हुआ है, और आने वाले समय में अगर कोई नए प्रावधान है या कोई नई चीजें स्टार्ट की जा रही हैं, कुछ नए इनिशिएटिव की घोषणा की जा रही है, उस पे चर्चा होती है। आर्मी कमांडर्स अपनी अपनी कमांड के बारे में आर्मी चीफ के सामने अपना पक्ष रखते हैं, समझाते हैं कि क्या-क्या हुआ है और आने वाले समय में हमने क्या प्लानिंग की है। इसके अलावा जैसे आपने कहा, टॉप लीडरशिप एड्रेस करती है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को। राजनाथ सिंह जी बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने एड्रेस किया, आपने खुद बताया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। आर्मी चीफ तो इसकी अध्यक्षता ही करते हैं। इसके अलावा जैसे एयर चीफ हैं, उन्होंने एड्रेस किया। नेवी चीफ नहीं रहे होंगे किसी कारणवश, नहीं तो वो भी एड्रेस एड्रेस जरूर करते हैं। मैं 2 साल इस कॉन्फ्रेंस में बतौर आर्मी कमांडर इक्विवेलेंट हिस्सा ले चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि सभी चीफ्स इसको एड्रेस करते हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री इसको एड्रेस नहीं करते। वो क्यों नहीं करते?
क्योंकि एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सालाना एक बार होती है अलग से। वो होती है तीनों सर्विसेज के जो आर्मी कमांडर इक्विवेलेंट्स हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस होती है। वो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो हम्म। कुल मिला के ये है कि ये एक हाईएस्ट लेवल की कॉन्फ्रेंस है आर्मी की। ऐसी ही कॉन्फ्रेंस नेवी और एयरफोर्स अलग से करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में रिव्यू किया जाता है क्या हुआ, आने वाले समय में क्या होगा और उसकी प्लानिंग किस मुताबिक होगी। मैं यहीं पे इस ओपनिंग रिमार्क को समाप्त करूँगा और इस कॉन्फ्रेंस में चर्चाएँ क्या हुई उसके बारे में हम डिटेल बिल्कुल। में बात करेंगे। बिल्कुल, मैं आगे आपसे समझूंगी कि क्या आउटकम रहा है, बड़े वो जी। पॉइंट्स क्या हैं जो इस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल कर आए हैं। अश्विनी सीवात सर, अगर आप कुछ और जोड़ना चाहें जो सतीश दुआ जी ने कहा है, उसमें कोई और पॉइंट जोड़ना चाहें, और थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी कि जब हम थ्रेट्स को लेकर बात करते हैं तो एक होता है एक्चुअल थ्रेट का असेसमेंट और एक होता है जो अज्यूम थ्रेट्स हैं। कहीं ना कहीं हम माने कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो और बारीकी से यहाँ समझा जाता है, सोचा जाता है, उस पर मंथन होता है और जो एक्चुअल थ्रेट्स हैं उन्हें समझते हुए आगे रोड मैप तैयार होता है। हाँ, बिल्कुल प्रीति, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे जनरल साहब ने बताया, दुआ साहब ने, कि ये पॉइंट हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, मगर ये सच्चाई है कि कुछ एक पहलू मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा उनके पॉइंटों को। हम्म। असली में क्या देखा जाता है कि इस जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है 2-3 साल से, इनका महत्व तो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अनसर्टनिटी का दौर आया पूरे वर्ल्ड में। हम्म। पहले तो कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई और उसमें पूरा वर्ल्ड प्रिपेयर नहीं था, और उसमें काफी लेसन सीखे हैं और भारत की फौज ने भी सीखे हैं। जिस प्रकार से एक रशिया जो सेकंड मिलिट्री पावर थी और सबने सोचा था यूक्रेन को 10-12 दिन में जीत लेगी, हम्म। मगर ऐसा नहीं हुआ। तो इसमें क्या क्या वहां पर कार्रवाई हुई, किस प्रकार से हथियारों का तालमेल हुआ, कोई नए हथियार इसका इस्तेमाल हुआ, जैसे आप ड्रोन वहां पर बहुत ज्यादा हुए, वहां पर मिसाइल रॉकेट हुए, वहां पर क्या प्लानिंग हुई, तो उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा, ये सोच विचार भी बहुत जरूरी है और ये भी किया जाता है। वो कहते हैं एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। हम्म। आजकल ये मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज आप सोचते हैं कि नहीं होगी वही होगी, और उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है कि अनकन्वेंशनल वारफेयर, एसिमेट्रिक वारफेयर और हाइब्रिड वारफेयर कन्वेंशनल वारफेयर का हिस्सा बन गए हम्म। आज की तारीख में। ये कहना कि ये नहीं हो सकता इसलिए हमें इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, शायद वो बहुत ज्यादा गलती हो सकती है। और इसीलिए अब भारत हर तरफ की जो पहलू है उनका ध्यान देते हैं। और अब जो हुआ है हमास वर्सेस इजराइल, उससे भी हमने बहुत कुछ लेसन सीखा है। किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि वर्ल्ड की सबसे इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको कानो कान खबर नहीं हुई कि किस प्रकार से हमास 2 सालों से ट्रेनिंग कराते, और ये जो हमला 7 अक्टूबर को हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। हाँ, हम सीखते हैं कि इससे क्या सीखा और हम क्या उसको करके दिखाएंगे। और इसी प्रकार से हमने काफी कुछ सीखा था जो अपने नदर्न बॉर्डर पे, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे, देखो वहां मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ 14 कोर में, तो मुझे पता है जब अप्रैल 2020 के अंदर चीन 3 डिवीजन लेके आ गया था, तो कहीं ना कहीं उसने हमको सरप्राइज किया था। मगर विद इन 1 मंथ हमारी इतनी काबिलियत और क्षमता थी कि हमने मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दी। हम्म। इसका मतलब 1 महीने के अंदर हमने इतने ज्यादा ट्रुप्स तीन डिवीजन से जाके, जबकि रोड बंद थी, बाई एयर मूव करे। तो ये भारत की काबिलियत और क्षमता को दिखलाता है। तो ये हम सब चीजों को परखते हैं इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। फिर कुछ चैलेंजेस हैं, उनका भी ध्यान दिया जा सकता है कि जो इंटरनल कोई चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी का कोई चैलेंज है, उसकी भी हम्म। ध्यान। लॉजिस्टिक जो अगर हमने नया बदलना है तो क्या लॉजिस्टिक में होगा। और इसी प्रकार से अब जो मेन मुद्दा हर आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होता है जब तक ये इंप्लीमेंट होगा, वो थिएटराइजेशन का है। क्योंकि थिएटराइजेशन इज ऑन गोइंग प्रोसेस। वो हम्म। बातचीत हो चुकी है, थिएटर बनेंगे, थिएटर कमांड जो कि नदन भी होगा, वेस्टर्न भी होगा, मैरीटाइम कमांड भी होगी, और अंडमान निकोबार कमांड तो है ही। तो ये जब बनेंगे तो इसकी क्या रूपरेखा होगी, इसके अंदर क्या बदलाव करना है, इसके बारे में भी बातचीत होती है। क्योंकि जो हम बात करते हैं यही, और यही बात फिर जब बात होती है कि पूरे जॉइंट आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस है, यही बातें वहां जाती हैं कि कोई तालमेल किया जाए। मन ओवरऑल एक प्रकार से आप लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हम्म। आप समझते हैं कि क्या वो ठीक है, उसमें क्या बदलाव है। ट्रेनिंग जी। के बारे में आप लेटेस्ट ट्रेनिंग जो है उसके अंदर बदलाव करने, वेलफेयर एक्टिविटी ट्रुप्स की क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। और हम्म। इस बार हमने फिर यह भी किया है, जो अग्निवीर जिनकी ट्रेनिंग चल रही है और जो काबिल तारीफ
काम हुआ अग्निवीर का, वो किस प्रकार था, जो पहला बैच था अग्निवीर का, वो ट्रेनिंग करके जो है सेंटरों से अपनी यूनिटों में गया, दूसरा आने वाला है, तो वो हमारे लिए क्या चैलेंज है, वो भी डिस्कस। तो ओवरऑल बिल्कुल। एक पूरा का ताना-बाना जो लिया जाता है कि जिस प्रकार से लास्ट 6 महीने में क्या हुआ, हुँ, अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, हमारे लिए क्या ऑपरेशन चैलेंजेज़ हैं, लॉजिस्टिक चैलेंजेज़ हैं, ट्रेनिंग चैलेंजेज़ हैं और हुँ, किस प्रकार से हम वेलफेयर एक्टिविटी को कर सकते हैं, प्रीति। बिल्कुल। सतीश दुआ जी, मैं चाहूँगी आप अपनी बात को आगे बढ़ाएँ। क्या बड़े आउटकम्स रहे हैं? क्या हासिलात रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के, इस बार जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें? अ, एक तरफ तो ये इसके अलग-अलग पहलू हैं और मैं उनको एक-एक करके लूँगा। अ, एक तरफ सबसे पहली बात आती है, हमारे मौजूदा थ्रेट्स क्या है, थ्रेट हुँ, असेसमेंट हुँ, हुँ, और उन थ्रेट्स को मीट करने में क्या हम सक्षम हैं और अगर नहीं हैं, तो उसमें क्या चुनौतियाँ हैं। तो आज की तारीख में जो मेजर थ्रेट है, वो है टू फ्रंट वॉर की। हुँ, वो हमारी थ्रेट है चीन की तरफ डिप्लॉयमेंट, जैसे जनरल सुभाष ने भी बताया, वो हमारी एक मिरर डिप्लॉयमेंट हो रखी है और वो 3 साल से वो मसला हल नहीं हुआ। हालाँकि उसमें अ, अच्छी बात ये है कि इस पे लगातार वार्तालाप जारी है हर लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे भी और पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक लेवल पर भी। तो एक थ्रेट ये चाइना की तरफ से है, उसमें वार्तालाप जारी करते हुए राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा कि आर्मी ने ऐसी वहाँ पर अपनी डोमिनेशन बनाई हुई है कि जिसकी वजह से हम वार्तालाप में इंडल्ज कर सकते हैं। दूसरा थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से। हुँ, पाकिस्तान का थ्रेट जो एलओसी पर है, वो कायम है। वो भारत उसको काबू करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन जो एक नुआंस बीच में चलती जाती है, वो है प्रॉक्सी वॉर की। जो बीच में टेररिस्ट जो भेजते रहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर उनके अटेम्प्ट्स रहते हैं। ये पहले से बहुत कम हो गया है हमारा लेकिन एक ये टू फ्रंट थ्रेट बना रहेगा और इसको आगे से हम टू एंड हाफ फ्रंट थ्रेट भी कहते हैं। तो ये एक पहली बात थी थ्रेट असेसमेंट की। उसके लिए हम आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ इसमें बल्कि पिछले वाले में भी कुछ फॉर्मेशंस को रीओरिएंट किया गया है। हुँ, रीओरिएंट मतलब ये होता है कि जो हम अगर सिर्फ वेस्ट की तरफ रुख कर रहे थे, तो कुछ फॉर्मेशंस का अभी रुख हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ कर दिया गया है। यानी कि उनकी ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग इस प्रकार से भी कर दी गई है। हुँ, तो ये तो बात थी थ्रेट असेसमेंट की। और दूसरा मुद्दा आता है कि हमने मॉडर्नाइज़ेशन कैसे करनी है। हुँ, हमारी मॉडर्नाइज़ेशन है थ्रू इंडिजिनाइज़ेशन। हुँ, मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस या आर्मी की बात करें, थ्रू इंडिजिनाइज़ेशन का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर होना, सेल्फ रिलायंट होना। इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और रक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी यही कहा था कि इसके लिए सरकार आर्मी को पूरा सपोर्ट देगी, जो मॉडर्नाइज़ेशन थ्रू इंडिजिनाइज़ेशन है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि पिछले हाल ही के कुछ महीनों में और पिछले साल से लेकर के हमने कई चीज़ों पे अगर वो एलसीए है या कुछ मिसाइल्स हैं, आर्टिलरी की गन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, कुछ एक बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं, जो भारत में ही मैन्युफैक्चर करने शुरू किए हैं, क्योंकि भारत एक एस्पायरिंग रीजनल पावर है। विश्व चाहता है, ख़ास तौर से जी20 के बाद ये ज़ाहिर हो गया, विश्व चाहता है कि भारत ग्लोबल अफ़ेयर्स में एक बड़ा रोल प्ले करे। हुँ, कोई भी बड़ी पावर, बड़ी शक्ति फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। तो इसी वजह से इंडिजिनाइज़ेशन पे, आत्मनिर्भरता पे बहुत जोर दिया जा रहा है। तीसरी तरफ बात है डिजिटलाइज़ेशन और ऑटोमेशन की। हुँ, अगर मॉडर्नाइज़ेशन हमें करनी है तो आज की दुनिया में साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइज़ेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशंस इन सब का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमने ख़ास तौर से ये सीख ली है, जनरल सुभाष ने भी मेंशन किया था रशिया-यूक्रेन वॉर का, तो हमने सीख ली है कि रशिया-यूक्रेन वॉर में किस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चली, हुँ, किस तरीके से टेक्नोलॉजी वॉर बैटलफ़ील्ड पर हावी हो गई थी या अभी भी है। यही चीज़ हम इज़राइल हमास में भी देख रहे हैं। तो जब हम जियोपॉलिटिकल स्कैन करते हैं, उससे लेसन लेते हैं हम अपने कॉन्टेक्स्ट और अपनी आर्मी के लिए। तो जो तीसरा पहलू है हमारा है डिजिटाइज़ेशन और ऑटोमेशन का। चौथा बड़ा पहलू है हमारा रीस्ट्रक्चरिंग का। रीस्ट्रक्चरिंग में पिछले 3 साल से एक मुहिम चल रही है
थिएटर कमांड बनाने की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इंटीग्रेट करने की और उसकी तरफ बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं। छोटे-छोटे स्टेप्स उठाए गए हैं, लेकिन ज़्यादा काफ़ी मुद्दों पे, जैसे मेरी समझ है, काफ़ी मुद्दों पे आपस में एग्रीमेंट्स हो गए हैं और अभी देखना बाकी है कि कब हम ये अंग इकट्ठे बना सकेंगे, यानी कि थिएटर कमांड जिसमें कि इंटीग्रेटेड हो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आखिरी 2 पहलू हैं, एक है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स भी इंटीग्रेट की जा रही हैं। ये लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स का ही नतीजा है, जो जनरल सवाज साहब ने बताया कि हम किस तरीके से अपना डिप्लॉयमेंट या जो ईस्टर्न लद्दाख में हम कर पाए, जबकि रोड बंद थी, उस समय भी लद्दाख की रोड बंद थी हम्म, और 3 सालों से कैसे हम उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। इसी के साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो रोड नेटवर्क है, वो खास तौर पे चाइना बॉर्डर पे पिछले 3-4 साल में उसमें बहुत उछाल आया है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। डीएसडीबी रोड के ऊपर तो चाइना ने प्रोटेस्ट भी कर दिया, क्योंकि वो बॉर्डर के पास हमारी रोड और लंबे-लंबे ब्रिजेस जो हमने डेवलप किए हैं, कई टनल्स बन रही हैं। और आखिरी मुद्दा है एचआर का। हम्म, एचआर के माध्यम से देखा जाए तो अग्निवीर का मेंशन ज़िक्र अभी किया गया। ये हो या वुमेन इन आर्मी, मतलब वुमेन इन आर्मी हो या और ऐसे एचआर रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, वेलफेयर रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। तो ये हैं मोटे तौर पे जो हमारी आउटकम्स हुई हैं इस आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। अ, उम, अश्विनी सीवत सर, जो बातें समझ में आ रही हैं, जैसा प्रधानमंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि जो युद्ध का इरा है, यानी इरा ऑफ वॉर है, वो खत्म हो चुका है। यानी अब जो समय है वो युद्ध का नहीं है। तो ऐसे में देखें तो हम पाकिस्तान या फिर चाइना की बात करें, जैसा आप ज़िक्र कर रहे हैं, सीधी-सीधी वॉर की जो आशंका है, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे में जो नए थ्रेट्स हैं, किस तरह की वॉर या किस तरह के थ्रेट्स के लिए हम कहें कि हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनको तैयार रहना है, और जो मॉडर्नाइजेशन को आप लोग लेकर लगातार बात कर रहे हैं, क्या वो भी जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं उनके हिसाब से मॉडर्नाइजेशन होगा, उसी में परिपक्व होने की बात कही जा रही है? इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मगर सच्चाई कहीं और भी है कि देखो जिस प्रकार से अब पूरा वर्ल्ड के अंदर एक चर्निंग इफेक्ट हो रहा है। आप चाहे देखें, रशिया यूक्रेन वॉर है, मिडिल ईस्ट भी काफी तनावपूर्ण चल रहा है, कहीं ना कहीं चीन और ताइवान के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो भारत इस सब चीजों को देख रहा है और समझ रहा है, और इससे हम लेसन सीख रहे हैं। और यही आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में कई बातें आती हैं कि जब इनसे हमने क्या सीखा, हम क्या करेंगे और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, ये सच्चाई है कि जब भारत की बात आती है आपके नॉर्दर्न बॉर्डर की और वेस्टर्न बॉर्डर की, तो हमें समझना चाहिए कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चीन है, वो 3 डिवीजन से लेके आया था और अभी 3 साल के करीब हो गए। मगर अब फर्क क्या आया है भारत की नजरिए में, कि भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से डेवलप किया है, जो कि 10 साल के अंदर, लास्ट 10 साल में, कि आज चीन बिल्कुल भौचक्का रह गया है। जिस प्रकार से दरबुक शोक दौलतबोग रोड की बात कर रहे थे जनरल दुआ साहब, सबसे ज्यादा है एक आपकी जो ससोमा सेसरला और डीबीओ रोड, जिसको हम ग्लेशियटेड रोड, हमने ग्लेशियर के अंदर भी सड़कें बना दी, हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हमने टनल बना दी हैं, हमने रेलवे लाइन ऊपर तक ले गए। तो ये जो कमाले तारीफ हुआ है कि लद्दाख में लेके लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक ये जाल जो बिछ गया है, इससे हमारी जो काबिलियत और क्षमता बढ़ी है। हमने बहुत कुछ सीखा है लास्ट 10 साल में और उसको इंप्लीमेंट किया। और इसी प्रकार से जो वेस्टर्न बॉर्डर की बात होती है जब पाकिस्तान के साथ, तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान जो है उसका जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी नहीं आई। अभी भी 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हुए हैं ट्रेनिंग एरिया में, वो लैस हैं उन हथियारों से जो अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। तो हम अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए हम बहुत सक्रिय हैं, और इसके लिए जो हमारा एक प्रकार से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो पुख्ता है, उसकी हम इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। जनरल साहब ने तो 15 कोर भी कमांड की है, और मैंने वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे मत्थल में ब्रिगेड कमांड की है। तो मुझे पता है कि किस प्रकार से हमें ये काउंटर इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है। और इसके बाद हम एक नई टेक्निक के साथ आते हैं जो कि अब हाइब्रिड वारफेयर वैली फ्लोर में पहुंचा हुआ है। देखो, ये सच्चाई है, लास्ट 2-3 साल में बहुत कुछ बदला है। जम्मू कश्मीर में अमन शांति की तरफ जा रहा, आर्टिकल
370 और 35A के एब्रोगेट होने के बाद वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का, तो ये सब का सब कुछ हुआ है। इसका भी नजरिया भारत की फौज को लेके चलता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमने कैसे इसको देखना है, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भारत में हुई है वो आत्मनिर्भर भारत। देखो हम 60 से 70% उससे भी ज्यादा सामान बाहर से खरीदते थे और उसका प्रेशर यह था कि आपको मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है। ये लास्ट 10-12 साल में जो मॉडर्नाइजेशन की एक प्रकार हवा चली है, उसने पूरा चीज ही बदल दिया है। आज देखो 400 से ज्यादा आइटम भारत खुद बनाता है। आपके टैंक्स हैं, आपके मिसाइल हैं, आपकी रॉकेट हैं, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आईएनएस विक्रांत, उसको भारत ने खुद बनाया है यहाँ पर। और इसी प्रकार से वहां पर धनुष जो आर्टी गन है, उसके पास जो हथियार आपको पहले कभी कोई देता नहीं था, आज वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ दिए जा रहे हैं। अमेरिका ने अभी जेट इंजन दिया जो जनरल इलेक्ट्रिकल आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा HAL को, और वो भारत में बनेंगे और भारत के अंदर तेजस मार्क 1 में लगेंगे। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में हम 60 से 70% सामान खुद बना रहे हैं। और यही नहीं, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, ये भारत में सामान बनेगा और हम बाहर बेचेंगे। तो ये एक काबिले तारीफ है जो बदलाव आया है। और इसकी भी जो प्रोग्रेस आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में बातचीत होती है कि कितने हथियार ज्यादा से ज्यादा भारत खुद बनाए। और ये सच्चाई है, 2 कॉरिडोर बन गए हैं, एक साउथ के अंदर बेंगलोर कॉरिडोर है साउथ का, और एक लखनऊ में जो यूपी कॉरिडोर है। तो इससे भी बहुत फर्क आया है। तो ये मॉडर्नाइजेशन जो है आत्मनिर्भर भारत, उसके ने एक गेम चेंजर है। मुझे लगता है उससे भारत की काबिलियत और क्षमता में काफी हद तक तरक्की हुई है। और भारत आज बरमोस मिसाइल है, आपके तेजस मार्क 1 है, और चाहे वो फिलीपींस है, चाहे वो वियतनाम है, चाहे वो मलेशिया है, वो खरीदना चाहते हैं, आपकी आकाश मिसाइल है। तो इसलिए आज लोग आपको समझने लगे हैं कि आप एक बहुत सीरियस कंटेंडर हैं एज फार एज डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज जो आई है इससे बहुत फर्क पड़े। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ है कि भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर उभरा है। और ये बातचीत जब करते हैं, क्वाड का भी हिस्सा है भारत, भारत एक्सरसाइज भी करता है। तो ये जो ट्रेनिंग की जो बात आती है आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में, तो ये भी बात आती है कि भारत की जो फौज है वो बहुत ज्यादा देशों के साथ जॉइंट ट्रेनिंग करने लगी है। और कुछ देश भारत के अंदर आके ट्रेनिंग करते हैं, जो मुमकिन था 10 साल पहले, क्योंकि इतनी सीरियसली भारत को लिया नहीं जाता। क्योंकि अभी एसिमेट्रिक वारफेयर है, हाइब्रिड वारफेयर है, अनकन्वेंशनल वारफेयर की जो ट्रेनिंग है वो उसकी बात होती है, साइबर वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर, इनके सब के ऊपर बात होती है। मगर ये काबिले तारीफ है, ये चीजें जो होती हैं जी। ये भारत की फौज ने करके दिखाई। तो ये सच्चाई है। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये सब चीज पहलुओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बिल्कुल। इसी प्रकार से जो अग्निवीर की नई स्कीम लाए हैं हम्म। उसके बारे में बातचीत हुई है कि किस प्रकार से अग्निवीर को हम सक्सेसफुल बनाएं और ये आने वाले समय में भारत की जो फौज का एक प्रकार एज प्रोफाइल थोड़ा ज्यादा होगा, वो कम हो, और ये पैसा जो बचेगा हमारा इसको हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ कैसे ले जाएं और किस प्रकार से आने वाले समय में भारत की जो फौज है उसको मॉडर्नाइज करें थ्रू आत्मनिर्भर भारत। और मुझे लगता है भारत उसकी तरफ जा रहा है और वो एक प्रकार से काबिले तारीफ है। इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है आने वाले कुछ समय में। प्रीति। बिल्कुल। दुआ सर, मैं चाहूंगी थोड़ा सा, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर भी काफी फोकस रहा है। इस पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा हमें विस्तार में समझाएं। और रक्षा मंत्री ने जो बात कही, उन्होंने ये बात बोली दैट द टेंडेंसी ऑफ मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ फोर्स, asymmetry and underestimating the adversary shall be the defining line between victory or defeat in any conflict। तो थोड़ा सा अगर आप इसको हमें और विस्तार से समझाएं कि क्यों जरूरी है आज के समय में। जैसे कि रक्षा मंत्री जी ने कहा, हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारी थ्रेट क्या है, हमारी थ्रेट परसेप्शन और उसकी तैयारी क्या है। बिकॉज जैसे रक्षा मंत्री ने कहा कि दैट विल बी द डिफाइनिंग पॉइंट बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट। क्यों हम हर कंटिंजेंसी के लिए तैयार तभी हो पाएंगे जब हम उसका असेसमेंट, उसका विश्लेषण, उसका एनालिसिस ठीक तरीके से कर पाएंगे। और तभी ये मंथन होता है जिसमें कि सारे सीनियर कमांडर इकट्ठे बैठ के डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। क्योंकि आने वाले समय में
जो हम डिप्लॉयमेंट्स करके ईस्टर्न लद्दाख में या एलओसी पे या एलएसी पे बैठे हैं, जो हम काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और काउंटर टेररिज्म ग्रिड में डिप्लॉयड हैं, हम्म। आने वाले समय में सिर्फ यही डिफाइन नहीं करेंगे विक्ट्री और विक्टोरियस ना होने के का डिफरेंस। हम्म। आने वाले समय में इ- हमारे को साइबर स्पेस ये ऐसे और डायमेंशंस हैं जो आने वाले हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैंपेन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, हाइब्रिड वॉरफेयर, जब ये टेक्नोलॉजिकल चीजें बीच में हावी हो जाएंगी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, तो तब जो है ये काइनेटिक वॉरफेयर के साथ-साथ, यानी कि जो गोला बारूद वाली जो लड़ाई है, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट वाली लड़ाई है, वो काइनेटिक वॉरफेयर कहलाती है। ये नॉन काइनेटिक कहलाती है। ये दिखाई नहीं देती है। अगर आप किसी के कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर देते हैं, मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, तो रशिया ने सबसे पहला कदम ये उठाया था कि यूक्रेन का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसका मिलिट्री कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये तो उसके बाद इलॉन मस्क ने अपना स्टारलिंक सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, स्टारलिंक कम्युनिकेशन सिस्टम उनको स्पेक्ट्रम दिया लोन पे, जिससे कि यूक्रेन की कम्युनिकेशन हो और चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ऐसी क्षमता हमारे एडवर्सरी के पास हुई और हमारे पास बचाव की क्षमता ना हो, तो फिर वो होगा जो, जैसे आपको कोट करता हूं, जो आपने रक्षा मंत्री का सेंटेंस कोट किया, दैट विल बी द डिफाइनिंग मोमेंट बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट। जी तो जी। इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। रही बात रिस्ट्रक्चरिंग की, जो आपने पहला सवाल किया था, रिस्ट्रक्चरिंग पे मिलिट्री के अंदर जो करेक्शन, आर्मी के अंदर जो रिस्ट्रक्चरिंग है, उसमें तो ये डिसीजंस लिए गए कि हम कैसे रीओरिएंट करेंगे अपनी फॉर्मेशंस को, क्योंकि हमारा फोकस वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ ज्यादा रहा है। लेकिन पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न बॉर्डर यानी चीन की तरफ से जो हमारे थ्रेट बढ़ रही है, इसलिए हमारे को कई ऑफेंसिव फॉर्मेशंस ऐसी हैं। एक तो हमने माउंटेन स्ट्राइक कोर रेस की है, जो माउंटेन्स के लिए है नॉर्दर्न बॉर्डर, और दूसरा कुछ फॉर्मेशन जो वेस्ट की तरफ से, उनको डबल ड्यूअल फॉर्मेशन बना दिया गया है, यानी कि उनको उनकी ओरिएंटेशन ईस्ट की तरफ या करेक्शन नॉर्थ की तरफ भी कर दी गई है। ये है रिस्ट्रक्चरिंग विद इन दी आर्मी, जिस पर मंथन किया गया। और जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, जो थिएटर कमांड्स बन रहे हैं, आर्मी आर्मी नेवी एयरफोर्स के बीच में अगर तुलना की जाए, तो आर्मी बाकी दोनों सर्विसेज से बहुत बड़ी है। तो जो थिएटराइजेशन की हम बात जी। करते हैं, अगर आने वाले समय में जैसे जैसे कि स्पेकुलेशन है कि शायद 3 बड़े थिएटर बनेंगे, एक नॉर्दर्न एडवर्सरी के लिए, एक वेस्टर्न एडवर्सरी के जी। लिए, और एक मैरीटाइम या पेनिनसुला या सदर्न थिएटर बनेगा। तो बिल्कुल। इसमें हमारी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, उसको हम कैसे अंजाम दे पाएंगे, और बिल्कुल। उसके लिए हमें क्या-क्या अंदर विद इन द आर्मी हमारे को क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल। ये मोटे तौर पे रिस्ट्रक्चरिंग की बिल्कुल, बातें की यानी गई। समय के साथ ज़रूरी बदलाव और चुनौतियों के मद्देनज़र खुद की तैयारी, इसे लेकर ये पहलू काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सतीश दुआ जी, आपका, अश्विनी श्रीवास्तव सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा आपका में फ़िलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव, प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हमें इंतज़ार रहता है। अपना अच्छे से ख़्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।